नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति ठाकुर और शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन है। 5 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल में अवैध खनन, किसानों को मुआवजा, यूरिया की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई तीखे सवाल उठाए हैं, जिन पर टकराव तय है। शून्यकाल के बाद मनोहर सरकार के बजट पर चर्चा शुरू होगी और इस दौरान बजट के विश्लेषण के लिए गठित सभी 8 समितियां सदन पटल पर अपनी रिपोर्ट रखेंगी, जिसमें कई मदों में बदलाव की सिफारिशें की जाएंगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 मार्च को वित्त मंत्री के नाते वार्षिक बजट पेश किया था, जिसे लेकर आज चर्चा होनी है। साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। साक्षी, आज बजट को लेकर चर्चा होगी। बजट सत्र का छठा दिन, जो बजट पेश किया गया था, उसे लेकर आज जाहिर तौर पर विपक्ष की ओर से भी कई सवाल उठाए जाने हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा का छठा दिन है और प्रश्नकाल के साथ जो कार्रवाई है सदन की, वो दोपहर 2 बजे शुरू होगी। और आज सबसे अहम बात यही है कि बजट पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2022 के लिए जो बजट था वो पिछली कार्रवाई में पेश किया था और उसके बाद जो सत्र में पार्लियामेंट के आधार पर पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया था, जब छुट्टी पेश की गई थी बीच में 4 दिन की। और उसके बाद अब कल जो है वो सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी। इसी बीच में जो एडॉक कमेटीज बनाई गई थी, 8 कमेटीज बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग विधायकों को रखा गया था। 8 से 9 मेंबर्स की कमेटीज बनाई गई थी। उन सभी ने बजट को स्टडी भी किया है और अपने अपने जो सुझाव है वो भी स्पीकर के माध्यम से मुख्यमंत्री को पहुंचाए हैं। और कल सदन में आज सदन में उन सभी के बारे में चर्चा भी की जाएगी। और इसी के साथ प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसी के बाद विपक्ष जो है वो अपने अपने जो मत है, अपने अपने जो विचार है, वो बजट के ऊपर जरूर रखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका साक्षी तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन है। दोपहर 2 बजे आज कार्यवाही शुरू होनी है। विधानसभा में अवैध खनन के मुद्दे को लेकर भी आज चर्चा होगी। और उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, जहां वो पंचकुला के अमरावती एनक्लेव के सिनेमा हॉल इनॉक्स में दी गई कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल और बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा में मनोहर सरकार ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया हुआ है। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो कहानी जनता के बीच में आनी चाहिए थी वो आई है। फिल्म में दर्शाया गया है कि कश्मीरी पंडितों को कैसे निकाला गया था। हालांकि मौजूदा वक्त में परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म को देख सके, इसलिए टैक्स फ्री करने का फैसला किया गया है। सभी कलाकारों ने फिल्म को जीवंत बनाया है। देखिए, इस प्रकार का एक सारी स्टोरी है, वो केवल हमारे टैक्स फ्री करने से ही लोग उसमें उत्साही है या उसमें उनकी जो उत्सुकता नहीं है, वैसे तो नहीं है। लेकिन फिर भी टैक्स फ्री करने से आम जन बड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में इस ट्रेजिक स्टोरी को देखे और मन में एक देश के प्रेम का जो जागरण सबसे मन में होना चाहिए, तो उसका एक लाभ तो निश्चित रूप से होगा ही। इसलिए मुख्य और 1990 में कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों के ऊपर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमा घरों में अब चल रही है। गुरुग्राम में भी बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। कश्मीर में पंडितों पर हुए अत्याचार को इस फिल्म में पूरी तरह से दर्शाया गया है। फिल्म देखने के लिए पहुंचे लोगों ने फिल्म को काफी सराहा। कई लोग तो इस फिल्म को देखकर भावुक तक हो गए। लोगों की आंखों में आंसू देखे गए। दर्शक फिल्म देख ही रहे थे। इसी दौरान इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भी सिनेमा हॉल में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। इस फिल्म को बनाने के लिए सभी कश्मीरी पंडितों ने उन्हें धन्यवाद किया है। बेसिकली गुड़गांव के कश्मीरी पंडित्स ने ये ऑर्गेनाइज कराया था। हमने स्टार मॉल के 2 हॉल्स बुक कराए थे और हमने विवेक जी और पल्लवी जी को भी इनवाइट करा था। कुछ और मोजेस पॉलिटिक्स से भी कुछ लोग थे। मुझे लगता है 300, 350, 400 के आसपास में लोग ये 2 शोज में थे। अभी और भी हम कर लेंगे। तो हम में से कई लोगों ने और भी पता नहीं क्या क्या सहा होगा। बाकी इस मूवी के लिए एक आई ओपनर है ये, ताकि सारे देशवासियों को ये तो पता लगे कि हमारे साथ हुआ क्या। ये बड़े शर्म की बात है, 30 साल के बाद भी हमें मूवियाँ बनानी पड़ रही हैं। हमारी हकीकत बयां करने के लिए हमें 30
साल लग गए, हमें अभी भी लोग हमको सुन ही रहे हैं, तो एक्शन कब होगा, हम वापस कब जाएंगे? और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के लिए G23 लीडरशिप या फिर परिवारवाद की बेल को आगे बढ़ाने वाले नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में होने जा रही आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली बंपर जीत का निकाय चुनाव पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने का दावा करते हुए अनिल विज ने कहा कि ऐसे लोग आते हैं चले जाते हैं, बीजेपी स्थायी पार्टी है, लोगों को बीजेपी की नीतियां पसंद आ रही हैं। तो वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के वार पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपियों पर नकेल कसी हुई है। ज्यादातर मामले कोर्ट में चल रहे हैं और समय आने पर इनका जवाब भी मिल जाएगा। उधर करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर किए गए पथराव को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, पथराव करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, हुड्डा साहब के मुंह से तो ये बात अच्छी नहीं लगती है। हमने तो नकेल डाली हुई है और कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और टाइम आने पर उनको इसके बारे में, अंजाम के बारे में पता भी चलेगा। वो कैसे ये बात कह सकते हैं? ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब इतनी बुरी हार कांग्रेस की जो हुई है 5 प्रदेशों में, अब उसके लिए G23 जिम्मेवार है या कांग्रेस के और नेता जो परिवारवाद की बेल को आगे बढ़ा रहे हैं वो जिम्मेवार हैं? अब ये बैठ के सोचेंगे। नहीं, देखिए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और ना बख्शा जा रहा है। और किसी की इतनी जुर्रत हो जाए, उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने अधिकारियों से बात की है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस धरातल पर चली गई, अब उसका वजूद नहीं है, ये कहना है हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का। बिजली मंत्री कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कार्यक्रम में पहुंचे थे। कुरुक्षेत्र में हुए कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर बिजली मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर पार्टी को कहीं भी जलसा करने का अधिकार है। रणजीत चौटाला ने बताया कि हुड्डा और वो दोनों रात को पीपली रेस्ट हाउस में ही रुके थे, सुबह चाय भी इकट्ठी पी, विधानसभा में भी इकट्ठे ही बैठते हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि उनके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच विचारों में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो दूसरों पे प्रभाव डालता है। हरियाणा किसी के प्रभाव में नहीं आता। एक बार पहले जब देश में वैक्यूम बना था तो जो देवलाल यहाँ से मेन नेता उभर के आए थे, सारे विपक्ष को इकट्ठा कर लिया और पूरे देश में जनता दल, उस वक्त वीपी सिंह और चंद्रशेखर जो सरकारें बनी थी, जो देवलाल की देन थी। और पृथला के चंद्रावली गांव स्थित IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तत्वाधान में 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपो का आगाज हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने एक्सपो की विधिवत शुरुआत की। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ने एक्सपो में विभिन्न उद्योगों के स्टॉल्स का अवलोकन किया और उनकी जमकर सराहना की। उन्होंने वरिष्ठ उद्योगपति HS बांगा, सजन जैन, अमरजीत लांबा, श्रीपुरी को सम्मानित भी किया। उद्योगपतियों ने औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की मांग करते हुए कहा कि कोरोना के 2 साल बाद उद्योगों को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे उद्योगपति काफी उत्साहित है। मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि आने वाले वर्षों में 2030 तक हम 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हिंदुस्तान में पैदा करेंगे। उस लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार ने पावर सेक्टर में ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया है और मोदी जी की सरकार जो लक्ष्य तय करती है उसको समय सीमा में पूरा भी करती है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और मैं समझता हूँ देश बहुत तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। केंद्र की सहायता से प्रदेश में ज़्यादा उद्योग लगा रहे हैं, हाईवेज निकाल रहे हैं और इन सबको बढ़ाकर केंद्र के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और केंद्र की जितनी मदद प्रदेशों को मिल रही है उद्योग को बढ़ाने के लिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। और बात करेंगे हिमाचल की, जहां विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन है। सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होगी। वहीं कार्यवाही शुरू होने से पहले हिमाचल युवा कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करती नजर आएगी। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा
के सत्र का, बजट सत्र का 14वां दिन। आज 2 बजे कार्यवाही शुरू होनी है, लेकिन इस कार्यवाही के शुरू होने से पहले विधानसभा का घेराव हिमाचल युवा कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। साथ ही आज के इस बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। विपक्ष भी पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आएगा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन है। आज दोपहर 2 बजे के बाद कार्यवाही शुरू होगी। समीक्षा राणा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। समीक्षा, आज 14वां दिन बजट सत्र का, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत से पहले हिमाचल युवा कांग्रेस की ओर से विधानसभा का घेराव किया जाना है। बिल्कुल, देखिए लगातार जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी है। आज जो है वो युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वहीं कई प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं। ये जो साल है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए जो चुनावी वर्ष है और हर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हर वर्ग जो है वो सरकार से ये मांग कर रहा है कि उनकी मांगे जो है वो पूरी की जाए किसी न किसी तरह। तो मुख्य तौर पर आज भी जो है वो प्रदर्शन होना है। हालांकि कल फिर से एक क्षत्रिय समाज का प्रदर्शन होना है। हालांकि सरकार की ओर से अधिसूचना है वो जारी भी कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर हर वर्ग जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। वहीं 2 बजे जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद जो है उससे पहले आज 10 बजे पहले कैबिनेट है। कैबिनेट में मुख्य तौर पर जो एक्साइज पॉलिसी है उस पर जो है वो चर्चा हो सकती है। उसको लेके हो सकता है कि मंजूरी मिल जाए और इस तरह से 2-3 मुख्य जो एजेंडे हैं आज वही रहने वाले हैं अधिकतर। उसके बाद 2 बजे जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीक्षा। तो विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन आज सुबह 11 बजे प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट की भी बैठक होनी है और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री आउटसोर्स कर्मियों को तोहफा दे सकते हैं, यानी कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए आज कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। इस कैबिनेट बैठक में एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। आज कैबिनेट की बैठक है और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर आज सरकार की ओर से इस कैबिनेट बैठक में कोई फैसला लेने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज अहम बैठक है। एक तरफ जहां विधानसभा बजट सत्र का 14वां दिन है, लेकिन उससे पहले प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट की बैठक भी होनी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर पहुंचे, जहां बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता ऐसे उछलते हैं जैसे कुर्सी पर स्प्रिंग लगे हों। हर बात पर नेताओं को उछलने की आदत हो गई है। सीएम ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद अब विपक्ष शांत हो गया है। कांग्रेसी पंजाब में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन वहां मुख्यमंत्री चन्नी खुद दोनों सीटों से हार गए। साथ ही मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की हार पर भी चुटकी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में हिमाचल में भी कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बचेगा और प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार सत्ता में आएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना हमीरपुर रेल लाइन पर जानकारी देते हुए बताया कि ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन बनकर रहेगी। हिमाचल पहाड़ का प्रदेश है, अभी तो चढ़ते चढ़ते सांस सांप जाएगी उनकी। पंजाब और दिल्ली के साथ हिमाचल का कंपैरिजन करना उचित नहीं है। दिल्ली में बहुत बड़ा रेवेन्यू उनको आता है, उसके कारण जो है उनका आय का साधन, इसलिए ये भी मुफ्त ले लो वो भी मुफ्त ले लो, ऐसी बातें वहाँ चल सकती हैं। अभी पंजाब में सरकार बनी है और सरकार ने अभी शपथ ग्रहण नहीं अभी तक हुई है वहाँ पर। जिस दिन सरकार वहाँ पर चलेगी उनको मालूम पड़ेगा कितने लाख करोड़ के नीचे पंजाब है। और एक पुल था जिसके कारण 2000 करोड़ रुपए का खर्चा केवल वही बनता था। हमने आखिरी 10 किलोमीटर कम कर दिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट कम होकर अब केवल 4000 करोड़ रुपए का रह जाएगा। और हमने केंद्र और प्रदेश सरकार को मिलाकर, आदरणीय जयराम जी जब दिल्ली आए तब मैंने केंद्रीय मंत्री रेलवे मंत्री जी को अपने निवास स्थान पर बुलाया भी था। जयराम जी ने भी समय निकाला, इकट्ठी मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग में तय हुआ कि 75% खर्चा केंद्र सरकार देगी, 25% खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन बनकर तैयार होगी।